ग्रुप पे शेयर करूंगा मैं ना, ग्रुप पे ही शेयर करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का नाम सुन लो पहले, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। ये क्या कहना चाहता है? कुछ सिचुएशंस है सेक्शन 12 से सेक्शन 15 के अंदर, कुछ सिचुएशंस बताई गई है कि अगर ऐसा ऐसा कुछ होता है तो उतना टाइम निकाला जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे खिलाफ जयपुर की कोर्ट ने कोई ऑर्डर सुना दिया, मैं इस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाना चाहता हूं। तो भाई मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहता है कि मैं तो अपील कितने दिनों में कर सकता हूं? 90 दिनों में। वो ऐसा कहता है कि भैया तुम 90 दिनों में अपील कर सकते हो। ठीक है जी। अब ऑर्डर की कॉपी आएगी तभी मैं अपील करूंगा। अपील में लिखूंगा क्या, उनको कॉपी क्या दूंगा, उनको क्या शो करूंगा? भाई ऑर्डर क्या है, कैसे है, वो ऑर्डर कहां से पढ़ेंगे? तो ऑर्डर की कॉपी में समय लगेगा। मुझे कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी लेने के अंदर ही 20 दिन लग गए। अब ये 20 दिन मेरे क्यों कटे भाई? मेरी गलती थोड़ी है। कोर्ट ने समय लगाया, मैंने तो एप्लीकेशन लगा दी थी, जो भी फीस भरनी थी भर दी थी, कोर्ट को कॉपी देने में 20 दिन लग गए। तो अब मेरी इसमें क्या गलती है? तो कानून बोलता है कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं। अब उसमें क्या होगा, ये 90 दिन का मुझे समय था। मान लीजिए ऑर्डर हुआ फॉर एग्जांपल 1 जून को, और यहां से मुझे 90 दिन मिलने थे। 1 जून से 1 जून पूरा निकाल दिया, जुलाई पूरा निकाल दिया, और अगस्त के अंदर लगभग 29 अगस्त के आसपास यहां तक मैं फाइल कर सकता था। जून पूरा, जुलाई और अगस्त। तो यहां पर यह बात है कि भाई मैं 29 अगस्त तक कर सकता हूं अगर यहां से 90 दिन लिए, पर मेरे को तो 20 दिन कॉपी लेने में लगा दिए उन्होंने। तो यहां पर बोला गया कि जब ये 90 दिन गिने जाएंगे, उसमें वो जो 20 दिन है जो कॉपी लेने में लगे, उसको नहीं गिना जाएगा। इन शॉर्ट, मुझे 20 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब ध्यान देना, ये क्या कहना चाहता है? ये कहता है भाई कुछ सिचुएशंस हैं जो उस सिचुएशन में जो समय होता है, उस समय को आप गिनोगे नहीं। गिनने का मतलब है कि उस समय को जब भी आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिन रहे होगे, उसमें नहीं लोगे और उतने समय को एक्स्ट्रा दोगे। दिस इज एक्सक्लूजन का कंसेप्ट। पीरियड ऑफ लिमिटेशन या लिमिटेशन एक्ट आपका भले सिर्फ एक्सक्लूजन की बात करता है, पर प्रैक्टिकली मतलब है कि उतना पीरियड गिना भी नहीं जाएगा और उतना पीरियड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जो भी अपने पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करे ना, तो उतना पीरियड ना तो गिना जाएगा और उतना पीरियड एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये है आपका एक्सक्लूजन का कंसेप्ट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। इससे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सबसेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो अब अपने इसके टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक क्या है? तो अगर हम एक्सक्लूजन की बात करें, सेक्शन 12 से 15 जो है वो एक्सक्लूजन की बात करता है, 12 से 15। अब एक्सक्लूजन में क्या क्या आता है ध्यान दे देना। पहला तो है लीगल प्रोसीडिंग्स, कि केस के दौरान कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं जिसमें कई सारी बातें हैं। कि भाई मान लो आप अपील में जा रहे हो तो आपको कॉपी लेने में जो समय लगा, जिस दिन जजमेंट पास हुई वो समय नहीं गिना जाएगा। आप अवार्ड के खिलाफ जा रहे हो तो कॉपी ऑफ अवार्ड लेने में, ये सब कुछ बातें। तो लीगल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? एक ही केस के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो एक्सक्लूड की जाएंगी, कुछ समय होता है जिसको नहीं गिना जाएगा। दूसरा, पॉपर सूट या अपील जब रिजेक्ट हो जाता है, इसमें कौन सा समय हटाया जाएगा? तीसरा, अगर जो प्लेंटिफ है उसने सेम डिफेंडेंट के खिलाफ अनदर केस कर रखा था, सेम मैटर पेपर, ठीक है, अनदर केस ऑन सेम मैटर। एंड देन फोर्थ इज सर्टेन लीगल इंसिडेंट्स। ध्यान दे देना, ये इंसिडेंट की बात करता है। ये नहीं कहता भाई एक ही केस में सारा कुछ होता है, नहीं, इंसिडेंट। ये लीगल प्रोसीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा सेक्शन बात करता है? एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग 12। कौन सा सेक्शन बात करता है कि भैया एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन लीगल इंसिडेंट या फिर केसेस? सेक्शन 15। हेडिंग याद रखना,
लीगल प्रोसीडिंग 12, लीगल प्रोसीडिंग का मतलब केस के दौरान कुछ चीजें होती हैं, ये है। ये इंसिडेंट मतलब केस के दौरान नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल है कि डिफेंडेंट अगर इंडिया के बाहर है तो पीरियड चालू ही नहीं होगा, जब तक वो इंडिया के बाहर रहा है पीरियड गिना ही नहीं जाएगा। ये क्या है, तो ये लीगल इंसिडेंट है। सेक्शन 13 सॉरी एंड देन सेक्शन 14, सभी के सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनके सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक इसका एक इसका, ये दोनों के सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 12, 13, 14 और 15 ये कुछ एरियाज हैं जो एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं। अब अपने इसको चालू करते हैं, आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, पूछ लेना। सेक्शन 12 बात करता है एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स। कैसे याद करोगे आप? सिंपल सी ट्रिक, डी जे की सी डी सी जे को अवार्ड, ये क्या है ध्यान देना। डी डे, जे डेट ऑफ जजमेंट, कॉपी ऑफ डिक्री, कॉपी ऑफ जजमेंट, कॉपी ऑफ अवार्ड। अब ध्यान देना क्या है, कैसे है, किस तरह से इसमें बात होती है। एक मिनट यार, ठीक है, अब ध्यान देना, जस्ट मिनट यार। यस, एक मिनट, हाँ मैं अभी आता हूँ, फिर अपने इस बात पे डिस्कस करते हैं। चलिए अब आ जाइए, ये इतने सारे पॉइंट है, कैसे याद रखेंगे? डीजे की सीडी चीफ जस्टिस को एज एन अवार्ड शेयर की गई। अब ध्यान देना, डे डे का सिंपल सा कंसेप्ट है। ये पॉइंट बोलता है कि भाई नॉर्मली जब अपने शेड्यूल पढ़ते हैं ना, तो शेड्यूल में कुछ ऐसी सी बात लिखी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉर्ट का केस हुआ तो बोला भाई टॉर्ट में आप 1 साल में केस फाइल कर सकते हो, नॉर्मल लिख रहा हूं, 1 साल में कर सकते हो। तो कहां से बोला गया भाई ये पीरियड कब से चालू होगा? तो उन्होंने बोला जिस दिन टॉर्ट होगा, जिस दिन टॉर्ट होगा उससे 1 साल तक, जिस दिन भी टॉर्ट होगा उससे 1 साल तक आप केस कर सकते हो डैमेजेस के लिए। यहां पर सबसे पहला पॉइंट सेक्शन 12 बोलता है कि ये जो शेड्यूल में बात बोलेगी ना, जिस दिन टॉर्ट होगा, मतलब पीरियड जहां से स्टार्ट होगा हम उसको नहीं गिनेंगे, हम 1 साल गिनते समय इसको नहीं गिनेंगे। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? इससे जो नेक्स्ट डे होगा। शेड्यूल भले ही बोल रहा है ये बात कि जिस दिन टॉर्ट हुआ उससे 1 साल, पर सेक्शन 12 बोलता है कि जिस दिन शेड्यूल में जो बोला गया है कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट होगा, जिस दिन से पीरियड स्टार्ट करना चालू होगा, जिस दिन से पीरियड रन करेगा, हम उसको नहीं गिनेंगे, हम उसके अगले दिन से 1 साल लेंगे। ये पहला पॉइंट है जो क्या बोलता है, सेक्शन 12 बोलता है डे और डेट from which
पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी कैलकुलेटेड, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। जैसे अपने ने अभी इसमें बात की, अगर शेड्यूल के हिसाब से चले, मतलब अपना जो लिमिटेशन एक शेड्यूल है वो तो बोलता है जिस दिन टॉट हुआ उससे 1 साल, पर सेक्शन 12 बोलता है ना जिस दिन टॉट हुआ नहीं, ये जो दिन है जिस दिन आप बोल रहे हो, जिस दिन बोला जा रहा है कि यहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा उसके अगले दिन से 1 साल, इस दिन को पीरियड ऑफ लिमिटेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। तो 1 साल एग्जैक्टली जब कैलकुलेट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, जिस दिन आपके पास अधिकार आता है केस फाइल करने का उससे अगले दिन से 1 साल, या हम बोल दे 1 ईयर प्लस 1 डे। ये है सेक्शन 12(1). कौन सा है, सेक्शन 12(1). कोई भी डाउट इस बात के अंदर पूछा जाता है कि भाई जिस दिन से पीरियड स्टार्ट होगा वो पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, उस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा कैलकुलेशन के टर्म में। कहां बोला गया है, सेक्शन 12 के सब सेक्शन 1 के अंदर। कोई भी डाउट इस बात के अंदर? यस, कोई भी डाउट? यस, सेक्शन 12 किन किन चीजों को लगता है ये ध्यान रख लेना। सूट को लगता है, अपील को लगता है, एप्लीकेशन को लगता है, ये सबको लगता है। क्यों बोला है अभी आगे पता लग जाएगा। अब आ जाइए 12(2) के अंदर, डेट ऑफ जजमेंट। ये कहता है, ये नॉर्मली नहीं लगेगा, ये लगता है अपील में, रेफरेंस में, रिव्यू में, रिवीजन में, इन सब में, जितने भी ये मामले अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इन सब में, कि भाई इन केस के अंदर जब भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन आप कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जांपल आप अपील 90 दिनों में कर सकते हो, तो उस केस के अंदर जजमेंट किस दिन सुनाई गई थी, जजमेंट से 90 दिन बोला जाता है हमको कि जिस दिन जजमेंट आई थी उससे 90 दिन। तो जिस दिन जजमेंट सुनाई गई थी वो 90 दिन में नहीं आएगा, उसके अगले दिन से 90 दिन चालू होगा। तो ये कब लगता है, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इन सब केसेस में जब भी हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करेंगे तो जिस दिन जजमेंट सुनाई गई थी वो पीरियड में नहीं लिया जाएगा। 12(2), डेट ऑफ जजमेंट, जिस दिन जजमेंट सुनाई गई थी वो एक्सक्लूड किया जाएगा। कब लगता है ये लगता है अपील में, रेफरेंस में, रिव्यू में, रिवीजन में। अब आ जाइए तीसरा कॉपी ऑफ डिक्री। ये क्या बोलता है, ये भी सेम केस, अपील में, रेफरेंस में, रिव्यू में, रिवीजन में आप जाते हो तो आपको डिक्री या ऑर्डर, कॉपी ऑफ डिक्री या फिर ऑर्डर, जितना भी समय लगा कोर्ट से वो कॉपी लेने में वो नहीं गिना जाएगा। ये क्या बोलता है कि भाई आप अपील, रेफरेंस, रिव्यू या रिवीजन का जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिन रहे हैं तो जितना भी समय आपको लगा कोर्ट से कॉपी लेने में वो नहीं गिना जाएगा। अब इसमें एक एग्जांपल बनता है, एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, ध्यान देना कि भाई आप अपील कर सकते थे 90 दिनों में, 90 दिनों में। फैसला कब सुनाया गया, फैसला सुनाया गया 1 जून को, 1 जून को। आपने एप्लीकेशन कब डाली, आपने एप्लीकेशन डाली 10 जून को। आपको कॉपी कब मिली, आपको कॉपी मिली 20 जून को। 1 जून को फैसला था, 10 जून को आपने एप्लीकेशन डाली, 20 जून को आपको कॉपी मिली। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई जो पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा वो कौन सा होगा, 1 जून से लेकर 20 जून तक या 10 जून से लेकर 20 जून तक? बताइए, यस बताइए कौन सा पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे।
1 जून से 20 जून वाला या 10 जून से 20 जून वाला? 10 जून से 20 जून वाला। अब ये ध्यान देना, हमने अभी एक बात बोली कि भाई अगर आप अपील में जाते हो ना, तो जितना समय आपको कॉपी लेने में लगा, मतलब कि आपने एप्लीकेशन डाली है उसके बाद, एप्लीकेशन से पहले जो भी समय लगा उसमें आपकी गलती है। आप डालते टाइम पे एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन डाली है उसके बाद से जो भी समय लगा वो गिना जाएगा। एप्लीकेशन से पहले जो भी समय लगा वो नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें कोर्ट की गलती नहीं है। आप एप्लीकेशन डालोगे तभी कोर्ट कॉपी देगा। तो आप एप्लीकेशन आपने नहीं डाली थी तो कोर्ट वो टाइम क्यों एक्सक्लूड किया जाएगा? वो तो आपकी गलती है। एप्लीकेशन डालने के बाद अगर समय लग रहा है तो वो कोर्ट की गलती है, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ध्यान दे देना, सेक्शन 12(3) जो बोलता है कि जितना भी समय लगा, टाइम रिक्विजिट, रिक्विजिट मतलब एक्चुअल टाइम, इसका मतलब क्या होता है? जितना भी एक्चुअल टाइम लगा इन टेकिंग कॉपी ऑफ डिक्री या फिर ऑर्डर। ये भी कब लगेगा? ये भी अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, इनमें ही लगेगा। एक मिनट, डी जे, सॉरी ये भी 12(2) ही है ना, गलत लिख दिया था। ठीक है, डीजे सी डी, ये ध्यान रख लेना, ये भी 12(2) में ही लिखा गया है। ये एक पॉइंट ध्यान दे देना, और इसके अंदर यहां लिख देना कौन सा टाइम एक्सक्लूड किया जाएगा? टाइम आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डालने के बाद जो टाइम लगा है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। देन कम्स 12(3) डीजे सीडी कॉपी ऑफ जजमेंट। ध्यान दे देना, अगर वो बोले कि कौन सा सबसेक्शन बोलता है कि डेट ऑफ जजमेंट नहीं गिनी जाएगी, 12(2), अगर वो बोलता है कि कौन सा सेक्शन बोलता है कि कॉपी ऑफ जजमेंट नहीं गिनी जाएगी, वो है 12(3), तो ये भी बोलता है कि जितना टाइम लगा इन टेकिंग कॉपी ऑफ जजमेंट। यहां भी वही बात है, एप्लीकेशन के बाद का समय लगेगा, यहां भी ये अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन में लगेगा। एंड देन इज 12(4) कॉपी ऑफ अवार्ड। जितना टाइम लगा इन टेकिंग कॉपी ऑफ अवार्ड, और ये कब लगता है? ये लगता है जब आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं टू सेट असाइड अवार्ड। अब ध्यान दे देना, सेक्शन 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स बेस इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान देना। कैसे याद करोगे? सेक्शन 12 लीगल प्रोसीडिंग की बात करता है कि केस के दौरान ही कुछ चीजें होती हैं जो नहीं गिनी जाती हैं, जैसे कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करते टाइम जहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होना था वो एक्सक्लूड होगा, जजमेंट की तारीख को एक्सक्लूड किया जाएगा, डिक्री या ऑर्डर की कॉपी लेने में जो समय लगा एक्सक्लूड किया जाएगा, जजमेंट की कॉपी लेने में, और अवार्ड के लिए अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हो टू सेट असाइड अवार्ड, तो अवार्ड की कॉपी। क्या है ये? ध्यान दे देना, ये तो है 12(1), ये जो दोनों है ये है 12(2), ये है 12(3), और ये है 12(4). इसके सब सेक्शन याद रखने हैं, ये याद रख लेना। कोई भी डाउट कुछ भी तो पूछ सकते हो, फिर अपने क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये सेक्शन 12 में कोई भी डाउट, इस स्लाइड को ध्यान रख लेना।
हाँ जी, यस, कोई भी डाउट फिर अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 12 के अंदर सब सेक्शन पढ़ने हैं, ध्यान देना है। उसके बाद बाकी की चीजों पे भी ध्यान रखना है। कर दें आगे, कंटिन्यू कर लें। चलिए अब आ जाइए। सेक्शन 13 बहुत ही सिंपल है, बस सेक्शन 13 के अंदर बेसिक सी बात ध्यान रख लेना। सेक्शन 13 ये बात बोलता है, पहली बात तो याद रख लेना, सेक्शन 13 लगता किस चीज को है। सेक्शन 13 लगता है सूट को और अपील को, एप्लीकेशन को नहीं लगता। तो ये कहना क्या चाहता है, ये कहता है कि अगर सॉरी इन कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट और अपील, क्योंकि ये सूट और अपील को लगता है तो हम इसी की बात करते हैं। ये कहता है कि भाई यहां से मेन बात चालू होती है कि अगर जो प्लेंटिफ है, सूट के केस में हो गया प्लेंटिफ और अपील के केस में हो गया अपीलेंट। भाई सूट के केस में प्लेंटिफ या फिर अपील के केस में जो अपीलेंट है उसने एप्लीकेशन डाल रखी थी फॉर लीव टू स्यू एज पोपर, एंड उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो याद रख देना, जितने भी टाइम तक एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग चली है वो एक्सक्लूड होगी। एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग जब तक चली है उस टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा। ये क्या मतलब है साहब? ऐसा है, कानून मुझे अधिकार देता है कि मैं एप्लीकेशन डाल सकता हूं कि साहब मैं गरीब आदमी हूं, मुझे इंडिजेंट पर्सन की तरह अधिकार मिलना चाहिए। मैंने एप्लीकेशन डाली। अब एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं है कोर्ट एक दिन में फैसला करेगी, उसमें भी पूरी प्रक्रिया होती है। उसी में 2-3 महीने लग गए। अब मेरे पास तो अपील फाइल करने का समय सारा 2 महीने का था, 2-3 महीने तो एप्लीकेशन में लग गए। तो मेरी गलती तो नहीं है, ये तो कानून ने ऐसी प्रक्रिया बनाई है कि एप्लीकेशन में इतना समय लगेगा, और मैं तो कोर्ट में आ गया हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कोर्ट में नहीं आया हूं। तो यहां पर लॉ बोलता है कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, इसने तो आके सिर्फ एप्लीकेशन डाली है कि मुझे इंडिजेंट पर्सन, गरीब आदमी के तौर पर अपील करने की परमिशन दी जाए। तो अगर उसको डिसाइड करने में कोर्ट को समय लग रहा है तो इसकी गलती नहीं मानी जाएगी। तो ये इसलिए यहां बोला गया कि भैया पहली बात ध्यान रख लेना, कब लगता है? सूट या अपील के केस के अंदर। उसके अंदर अगर बंदे ने, प्लेंटिफ या एप्लीकेंट ने जो है एप्लीकेशन डाल रखी थी फॉर लीव टू स्यू, और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेप्ट हो गई फिर तो मुद्दा ही नहीं उठेगा। फिर तो क्या है, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, जिस दिन एप्लीकेशन डाली थी उसी दिन से केस माना जाएगा।
पर अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई तो फिर आप दोबारा नया केस डाल सकते हो। एक जैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी केस चलता है ना, प्लेंट फाइल करो ये वो, वैसे फाइल कर सकते हो। पर जितना भी समय तक तुम्हारी एप्लीकेशन चली थी वो टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन, अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, मतलब एप्लीकेशन फॉर लीव वाली रिजेक्ट होती है, तो प्लेंटिव या फिर एपिलेंट केस फाइल कर सकता है, केस या फिर अपील कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यस। और कैसे फाइल करेगा? ऑर्डिनरी सूट की तरह, ऑर्डिनरी सूट और अपील की तरह, जिसके अंदर जो भी फीस वगैरह है वो पे करनी पड़ेगी, जो भी फीस वगैरह है वो पे करनी पड़ेगी। केस, अपील, ये फाइल कर सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा सेक्शन बात करता है अबाउट एक्सक्लूजन ऑफ एप्लीकेशन, सेक्शन 13, एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू की कौन बात करता है, कब होगा, सूट या अपील के केस में, ठीक है। अब उसके बाद क्या अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो वो दोबारा केस फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास समय है तो वो कर सकता है, और वो केस एक ऑर्डिनरी सूट की तरह चलेगा, जो भी फीस वगैरह है उसको पे करनी पड़ेगी। दिस इज सेक्शन 13, बेसिक सी बात है। कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, सिंपल सा टॉपिक है ये सेक्शन 13 का, कोई भी डाउट कुछ भी तो पूछ सकते हो। अब ध्यान देना, नॉर्मली एक चीज होती है जो हाई कोर्ट्स में बहुत आती है। हाई कोर्ट में कुछ इस तरह से आती है कि हाई कोर्ट में मामला अपील में आता है, और जब वो केस देखते हैं ना उनको लगता है कि यार ये लोअर कोर्ट में कैसे जाएगा। लोअर कोर्ट में क्या होता है ना कि छोटे मोटे ब्लंडर हो जाते हैं, कि जो मामला ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था वो लोअर कोर्ट ने ले लिया, लोअर कोर्ट पे उसने फैसला सुना दिया, ना तो वकील ने ध्यान दिया ना पार्टी ने ध्यान दिया, और फिर वो अपील में चले जाते हैं, अपील में आते थे हाई कोर्ट में आ जाते हैं। जब हाई कोर्ट में आते हैं तो हाई कोर्ट के पास तो ऑब्वियस हर तरह के उनको पता होता है कि ट्रिब्यूनल के मामले कैसे हैं, कौन से हैं, क्योंकि उनके पास सारे ही आते हैं। वो जब केस आता है तब उनको लगता है कि यार ये तो मामला ही ट्रिब्यूनल का है, कोर्ट ने कैसे डिसाइड कर दिया। चलो कोर्ट ने जो डिसाइड कर दिया वो तो बाद में देखेंगे, भाई तुमने कैसे देख दिया, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। बट जब उनको ये पता लगता है मामला ट्रिब्यूनल का है, तब वो पार्टी को क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा है वकील साहब, ये जो कोर्ट जिसने डिसाइड किया वो डिसाइड नहीं कर सकती थी, और जो कि वो ये फैसला डिसाइड नहीं कर सकती थी तो उसका फैसला मान्य नहीं रहेगा, इनवैलिड है। क्योंकि अगर वो कॉग्निजेंस ही नहीं ले सकती थी, पावर ही नहीं है, तो इनवैलिड है वो फैसला। तो उन्होंने कहा भाई साहब अब क्या करें, आप वो ट्रिब्यूनल में जाइए। तो साहब हमको तो केस लड़ते 10 साल हो गए, मामला 10 साल पुराना है, ट्रिब्यूनल अब हमारी बात क्यों सुनेगा। तो कहते ऐसा नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप पार्टी के खिलाफ पहले से चल रहे थे, चाहे आप गलत ही चल रहे थे पर आपने लीगल प्रोसीडिंग चला रखी थी, और अगर वो लीगल प्रोसीडिंग आपकी क्वैश की जाती है, कैंसिल होती है, और आप दोबारा केस फाइल करते हो, तो जितने समय तक आपने वो लीगल प्रोसीडिंग, कितना भी समय हो चाहे, वो हटाया जाएगा, वो समय हटाया जाएगा। तो चाहे आप 10 साल पहले का मामला था, आपने कोई गलती तो नहीं की, आपने जब केस फाइल किया तब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन में थे, बिल्कुल थे साहब, तो आपका जितना भी ये समय लगा है ये सब हटा दिया जाएगा। आप ट्रिब्यूनल में जाइए, ट्रिब्यूनल के लिए ट्रिब्यूनल जो भी समय गिनेगा उसमें सीधा होगा कि भाई जितना समय हाई कोर्ट, जितना समय कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में लगा है वो सब हटा दो। तो 10-1 साल हट जाएंगे, यही कोई मान लीजिए आपके पास बचे सारे दिन, मतलब समय सारा ही बच जाएगा, कोई 5-10 दिन आपके ऊपर नीचे होंगे बस। तो ये है सेक्शन 14, जो कब काम आता है कि आपने क्या किया, पार्टी की कोई गलती नहीं है, पार्टी ने केस फाइल किया
और दिक्कत ये हो जाती है कि जिस कोर्ट में केस फाइल किया जाता है वो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं होती उसके पास, एरर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, और केस चलता भी रहता है और कुछ समय बाद पता लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ, इस कोर्ट के पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं थी। ये है सेक्शन 14, जिसको कुछ इस तरह से बोला जाता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ अदर सिविल प्रोसीडिंग। सेक्शन 14 जो है ये आपका सूट में लगता है और एप्लीकेशन में लगता है, अपील में नहीं लगता, ध्यान दे देना। सूट में लगता है और एप्लीकेशन में। अब इसमें बेसिक जो बात है वो ध्यान रखना, सेक्शन 14 लगाने की इसेंशियल्स क्या क्या है। इसेंशियल्स है कि जो प्लेंटिफ है उसने डिफेंडेंट के खिलाफ केस फाइल कर रखा था, या बोल दीजिए सिविल प्रोसीडिंग चला रखी थी, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए, क्रिमिनल नहीं, सिविल प्रोसीडिंग चला रखी थी। वो जो सिविल प्रोसीडिंग है वो सेम मैटर इन इश्यू पे थी, सेम मतलब जो अब केस फाइल कर रहा है और जो पहले जिसको हम अब अभी रद्द करवाएंगे वो सेम है, सेम मुद्दा है उसमें, सेम पार्टी, सारे केसेस में, पहले केस में भी जो रद्द हुआ है बाद में और इसमें भी सेम पार्टीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ड्यू टू डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन और अदर कॉजेस। अदर कॉजेज में क्या क्या आता है, अदर कॉजेज में आता है मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज या फिर मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, इनकी वजह से केस रिजेक्ट हुआ है। ये चीजें होनी चाहिए, सेक्शन 14 अगर आपको लगाना है तो ये चीजें होनी चाहिए कि भैया प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ कोई केस चला रखा था और वो केस उसने सेम मैटर इन इश्यू पे था, सेम मुद्दा है, पार्टीज भी सेम है, और हुआ क्या कि जो केस इसने पहला, जो जिसको आप बोल सकते हो प्रीवियस केस जो चला रखा था, वो इन वजह से या तो डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की गलती की वजह से, या फिर मिसजॉइंडर ऑफ पार्टी या मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जिसको कैसे बोला जाता है डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। लाइक नेचर में दो ही गिने गए हैं, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, इनकी वजह से केस रिजेक्ट है। तो अगर ये चीजें हैं तब सेक्शन 14 लगेगा। अब ध्यान देना, सेक्शन 14 आपसे क्या पूछा जाता है कि सेक्शन 14 लगाने के लिए जो प्रीवियस सिविल प्रोसीडिंग है, ध्यान दे देना, सिविल प्रोसीडिंग जो है वो किस वजह से रिजेक्ट होनी चाहिए। सेक्शन 14 के लिए इसेंशियल्स क्या है, इसेंशियल्स है साहब सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम मैटर इन इश्यू होना चाहिए और सिविल प्रोसीडिंग होनी चाहिए। उस बंदे ने सिविल प्रोसीडिंग, प्रॉपर कोई सिविल केस चला रखा हो, एप्लीकेशन नहीं, सिविल केस, सूट जिसको हम बोलते हैं, ये तीन चीजें होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये सिविल प्रोसीडिंग है ये किस कोर्ट में चल रही है। सर किसी भी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में चल रही थी तब रद्द हुई, आप मामला अपील में ले गए थे, किसी भी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, हायर कोर्ट, अपीलेट, कहीं भी चल रही थी और कहीं से भी रद्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कोर्ट में चल रही हो, एनी कोर्ट, एनी कोर्ट। अब एक बार इस पे ध्यान दे देना, कुछ भी पूछना हो, डाउट रहे पूछ लेना, फिर अपने सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। सेक्शन 14 का बेसिक कंसेप्ट ये है कि भाई ऐसा है कि अगर मतलब सूट का या एप्लीकेशन का समय गिनना है और उसमें ये फैक्ट निकल के आता है कि सर जो पार्टी है ना, जो प्लेंटिफ है, वो पहले से ही उसने कोई केस चला रखा था डिफेंडेंट के खिलाफ, और कौन सा केस सर, इसी सेम मुद्दे पे, तो प्लेंटिफ ने केस चला रखा था, इसी सेम मैटर इन इश्यू पर चला रखा था और वो केस रिजेक्ट होता है इन वजह से, तो कोर्ट कहती है यहां पर प्लेंटिफ की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो केस जिस वजह से रिजेक्ट हो रहा है वो वजह क्या है, वो वजह है डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब ड्यूटी कोर्ट की थी चेक करना कि हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है। बाद में कोर्ट बोलती है कि हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, तो उस बंदे की तो कोई गलती नहीं है। आप बताओ, आप शुरुआत में आपकी ड्यूटी बनती है चेक करना। उसके बाद मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, किसका काम है? पार्टीज का जॉइंडर करना, मिस जॉइंडर करना, सेपरेशन करना, केस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन का, जो हम बोलते हैं जॉइंडर ऑफ केस, जिसको अपने बोल सकते हैं एक तरह से, जॉइंडर ऑफ पार्टीज, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, किसका काम है? कोर्ट का काम है।
अब उसके अंदर अगर कोर्ट ब्लंडर कर रहा है, कोर्ट गलती कर रहा है, तो पार्टी क्यों भुगते? तो ये डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, मिसजॉइंटर है, नॉन जॉइंटर नहीं है, मिसजॉइंटर और मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये गलतियों की वजह से अगर केस रिजेक्ट होता है, तो किस गलती की वजह से रिजेक्ट होना चाहिए, केस कौन सा होना चाहिए, उसमें सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम मैटर इन इश्यू होना चाहिए, तब इस केस को या ये केस जितने भी समय तक चला इसके पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। जी, अब कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं समझ आया तब भी, ताकि अब अपने इस सेक्शन को स्टार्ट कर सके। यस, चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 14 के अंदर ऑब्वियस, जैसे अपने ने शुरू में बोला कि सेक्शन 14 सूट और एप्लीकेशन दो को लगता है, तो सेक्शन 14(1) तो बात करता है सूट की। ये बोलता है कि सूट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन, इन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट, वहां पे अगर फैक्ट आते हैं, क्या क्या फैक्ट आते हैं? पहला कि भाई इस केस का जो प्लेंटिफ है, अपने एक नाम दे देते हैं, इस सूट को नाम दे देते हैं केस 2 और पहले वाले को दे देते हैं केस 1। ठीक है, तो सेक्शन 14(1) जो सूट को लगता है वो बोलता है कि भाई पीरियड ऑफ सूट, किसी भी सूट का, सिविल केस का पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिनते टाइम अगर हमको बताया जाता है कि जो इससे पहले केस था, कि जो प्लेंटिफ है, सूट केस 2, ये नया वाला तो केस 2 हुआ ना, केस 2 के अंदर जो प्लेंटिफ है उसने इंस्टीट्यूट केस फाइल कर रखा था पहले से, एज इंस्टीट्यूट अर्लियर सिविल प्रोसीडिंग, और वो भी किसके खिलाफ? अगेंस्ट सेम डिफेंडेंट, मतलब पार्टी सेम है, सेम मैटर इन इश्यू, जो इस केस का मैटर है और जो पिछले केस का मैटर था वो दोनों सेम है। और चौथी बात, जो प्रीवियस केस है, सॉरी एक मिनट, जस्ट मिनट, जो प्रीवियस प्रोसीडिंग है, जो केस बोल सकते हैं, वो रिजेक्ट हुई है ड्यू टू सॉरी डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन या अदर कोज ऑफ लाइक नेचर। और अदर कोज में क्या आते हैं? मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ये है आपका सबसेक्शन 1। तो ध्यान देना, सबसेक्शन 1 सूट को लगता है, ध्यान दे देना। सेक्शन 14 तो सूट और एप्लीकेशन को लगता है, सबसेक्शन 1 सूट को लगता है। वो बोलता है कि अगर आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट का गिनेंगे तो आपके सामने अगर ऐसा कोई फैक्ट आता है कि साहब इस केस के अंदर जो पार्टी है उस प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के खिलाफ पहले भी कोई केस कर रखा था और वो केस सेम केस है, सेम मैटर इन इश्यू, और वो जो पहले वाला केस है वो किस वजह से रिजेक्ट होना चाहिए? इनमें से कोई भी एक वजह से। और लाइक नेचर में क्या क्या आते हैं? ये दो आते हैं। तो आप जितने भी समय तक ये पुराना केस चला था, जो केस 1 जिसको हम बोल सकते हैं, उस समय को एक्सक्लूड करोगे। दिस इज सेक्शन 14। अब आते हैं 14(2). लैंग्वेज 14(1) और 2 की कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज ध्यान रखना, 14(2) ये बोलता है कि जब आप पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करोगे फॉर एप्लीकेशन, सूट, अपील और एप्लीकेशन, तीन चीजों को लगता है, एप्लीकेशन के लिए गिन रहे हो
और वहां पर फैक्ट क्या आना चाहिए कि भाई ये जो इसमें जो एप्लीकेंट है ना, इस केस में जो एप्लीकेंट है उसने पहले कोई सिविल प्रोसीडिंग फाइल कर रखी थी अगेंस्ट सेम रिस्पोंडेंट। ये ध्यान देना, बोल ये रहे हैं कि इस केस में जो एप्लीकेंट है उसने पहले डिफेंड जो एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में जो रिस्पोंडेंट है उसके खिलाफ कोई केस कर रखा था, एप्लीकेशन नहीं केस। तभी ध्यान रखना सेक्शन 14 ये बोलता है कि अगर आपने कोई सिविल प्रोसीडिंग फाइल कर रखी थी, वो ये नहीं बोलता कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन भी फाइल कर रखी थी तब भी नहीं। सूट का पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिन रहे हो तब भी रूल यही होना चाहिए, मतलब कंडीशन यही होनी चाहिए कि कोई पहले सिविल केस चल रहा था। एप्लीकेशन का गिन रहे हो तब भी यही होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन के अंदर जो एप्लीकेंट है उसने रिस्पोंडेंट के खिलाफ पहले कोई केस चला रखा था, और वो किस लिए चला रखा था, उसमें सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम रिलीफ के लिए चला रखा था जो वो एप्लीकेशन में मांग रहा है, और वो जो केस है जो सिविल प्रोसीडिंग है वो किस वजह से रिजेक्ट होनी चाहिए, सेम वही ग्राउंड है, वो रिजेक्ट होनी चाहिए डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, और अदर कोज ऑफ लाइक नेचर। बस एक ध्यान रख लेना, ये ब्लंडर मत कर देना कि सेक्शन 14 सिर्फ तभी लगेगा अगर सिविल प्रोसीडिंग थी कोई, एप्लीकेशन में नहीं लगेगा। कि आप बोल दो कि भाई एप्लीकेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैलकुलेट करना है और फैक्ट आता है कि उसने पहले कोई एप्लीकेशन डाल, एप्लीकेशन नहीं, अगर उसने पहले कोई सिविल केस डाल रखा था और वो सिविल केस अगर ऐसे रिजेक्ट होता है तब सेक्शन 14 लगेगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का आपसे ये पूछे कि वो सिविल केस कहां पेंडिंग होना चाहिए, किसी भी लेवल पे, फर्स्ट इंस्टेंस, हायर कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, कहीं भी होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है 14.2, 14.1, 14.2। कोई भी डाउट अभी तक किसी भी तरह का? हाँ जी, चलो अब आ जाइए आगे। 14.3 ध्यान देना, ये अलग सा ही टॉपिक है इसका, मतलब जो अपने मेन 14 पढ़ा उससे कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं, अलग है। 14.3 एक्चुअली में पहले 14.3 से पहले विड्रॉल की बात समझ लेना। सीपीसी में एक टॉपिक है विड्रॉल, सीपीसी ऑर्डर 23, जो सिंपल सी भाषा में बात ये बोलता है कि भैया ऐसा है, ए ने केस फाइल किया 1 जून को, 10 जून को विड्रॉ कर दिया, 10 जून को वो केस वापस ले गया। फिर वो क्या करता है, 20 जून को दोबारा आ जाता है, दोबारा आ गया, तो मतलब 10 से 20 जून का गैप आ गया। तो कानून बोलता है कि अब उसने 20 जून को दोबारा केस फाइल किया, तो जो उसने पहले केस फाइल कर रखा था वो ध्यान देंगे कि नहीं देंगे, अपने ये करेंगे कि नहीं करेंगे कि यार इसने विड्रॉ भले किया था पर केस तो ये फाइल कर चुका था, कोर्ट में तो ये आ ही चुका था, इस समय को एक्सक्लूड कर दो। क्या ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? 1 से 20 का कानून कहता है नहीं करेंगे। क्यों? कानून कहता है ऐसा, भैया भले ही उसने 1 जून को केस फाइल किया था, 10 जून को विड्रॉ कर लिया था, 20 जून को दोबारा आता है, पर विड्रॉ तो कर गया था ना, हमारे लिए तो अभी है ही नहीं ना केस, ये खुद ही चला गया था ना, हमने तो कुछ नहीं कहा इसको, नहीं साहब। तो यहां पर कानून बोलता है कि हम इस पीरियड को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, कि वो ये बोलते कि साहब मैं आया था, मैं फिर चला गया था, चले गए थे ना, तो हम इसको नहीं गिनेंगे, हम इसको गिनेंगे, हम इसको तुमको पावर नहीं देते हैं कि तुम इसका एक्सक्लूजन ले सकते हो या तुम इसका बेनिफिट ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। हम तो यही मानेंगे कि तुमने केस 20 जून को फाइल किया है और हम जो ये वाला पीरियड है इसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो ध्यान देना,
जनरल रूल ये है कि अगर आप केस को विड्रॉ करते हो तो जो आपने पिछला केस चला रखा था, ये जितने भी समय तक चला रखा था, ये एक्सक्लूड नहीं होगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट सेक्शन 14(3) ये कहता है कि अगर जो विड्रॉल की परमिशन कोर्ट ने दी थी, आपने विड्रॉ कोर्ट की परमिशन से लिया है, और कोर्ट ने जो परमिशन दी थी वो किस ग्राउंड पे दी थी, ध्यान देना किस ग्राउंड पे दी थी। कोर्ट ने परमिशन दी थी ग्राउंड 1 डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन, ग्राउंड 2 अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर। मतलब कोर्ट को पता लग गया था कि भाई ऐसा है कि ये केस वैसे ही नहीं चलेगा, ये केस वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो कोर्ट ने जो है इसको बोल दिया कि भैया तुम इसको विड्रॉ कर लो और दोबारा आ जाओ। ध्यान देना ये क्या बोलता है। नॉर्मली अगर आपने केस विड्रॉ किया और दोबारा आ रहे हो तो जो आपने पिछला केस चलाया था या पिछले समय तक आपने जो केस चलाया था वो एक्सक्लूड नहीं होगा। बट जब आपने विड्रॉ किया और कोर्ट की परमिशन ली विड्रॉल की, और परमिशन कोर्ट ने किस ग्राउंड पे दी आपको, आपने कोर्ट को बोला कि साहब ये जो केस है ना, इस केस में वैसे ही डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन है, तो आज नहीं तो कल तो ये केस रद्द होगा ही होगा, चाहे मैं करवा लूं चाहे आप खुद करोगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप मुझे विड्रॉल की परमिशन दे दो, मैं दोबारा फाइल कर देता हूं, जो प्रॉपर कोर्ट है उसमें फाइल कर देता हूं। तो यहां पर कोर्ट बोलती है कि अगर विड्रॉ जो हुआ है वो परमिशन से हुआ है और परमिशन इस ग्राउंड पे दिया गया, किस ग्राउंड, जो नॉर्मल सेक्शन 14 के ग्राउंड है, उस केस के अंदर जो पुराना केस था जो आपने विड्रॉ किया है वो पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। दिस इज 14(3). जनरली एक्सक्लूड नहीं किया जाता है, बट अब जो 14(3) है, मतलब अगर परमिशन से विड्रॉ किया और परमिशन इस ग्राउंड पे दिया गया है तब उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, ये कहां बोला गया है, ऑर्डर 23 रूल 2। तो सेक्शन 14(3) किसका अपवाद है, ऑर्डर 23 रूल 2 का ये एक्सेप्शन है एक तरह का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दिस इज 14, यहां पर सेक्शन 14 खत्म होता है और कुछ भी नहीं है। चलिए लास्ट सेक्शन, सेक्शन 15। सेक्शन 15 लास्ट सेक्शन। सेक्शन 15 बात करता है सर्टेन केसेस की। अपने कैसे याद रखेंगे, अपने इसको कुछ इस तरह से याद रखेंगे, IAS इंजंक्शन और ऑर्डर, एब्सेंट सैंक्शन और नोटिस और परमिशन। इसमें है I15(1), सेक्शन 15(5), सेक्शन 15(2). अब ध्यान देना, मोटा मोटी 3 है, एक और है वो भी अपने लिख लेंगे। अब सबसे पहले आते हैं इंजंक्शन पे, इनको अलग अलग ही पढ़ेंगे अपने, इंजंक्शन और ऑर्डर किस चीज को लगते हैं, ये लगते हैं सूट और एप्लीकेशन। पूरा सेक्शन 15 की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो 15(1) है ये सूट और एप्लीकेशन दोनों में लगता है। अब ध्यान देना, ये बोलता है कि भाई अगर किसी सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने से रोका गया है, रोका कैसे गया है, बाय इंजंक्शन या फिर ऑर्डर। मान लीजिए कोर्ट ने मुझे रोक रखा है कि भाई तुम केस नहीं फाइल कर सकते, तुम एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, तो फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन थोड़ी चलेगा। जिस दिन कोर्ट वो इंजंक्शन हटा देगी मैं उस दिन केस डाल दूंगा। तो अगर केस ने रोक रखा, कोर्ट ने रोक रखा है, तब फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं चलेगा। जितने समय तक वो इंजंक्शन या ऑर्डर फोर्स में रहा है उतने समय तक एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये सिंपल सी भाषा में बोलता है
कि अगर सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने से रोका गया है आपको बाय इंजंक्शन या फिर ऑर्डर, तो उस केस के अंदर पीरियड जब तक इंजंक्शन या ऑर्डर फोर्स में रहा, लागू रहा, एक्सक्लूड किया जाएगा, इस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा कौन कौन सा पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा? डे ऑन विच इंजंक्शन और ऑर्डर मेड, डे ऑन विच इट वाज विड्रॉन, जिस दिन वो हटा, जिस दिन वो ऑर्डर इश्यू हुआ, जब तक वो लागू रहा, ये सब चीजें एक्सक्लूड की जाएंगी। दिस इज 15(1). इंजंक्शन या ऑर्डर किस केस को लगता है? सूट एप्लीकेशन को लगता है। कब लगता है और क्या बोलता है? देन कम्स एब्सेंट, ये लगता है सूट के केस में, सिर्फ सूट के केस में लगता है, ना तो अपील में ना एप्लीकेशन में। ये बोलता है कि इन पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट, जब भी हमको पीरियड ऑफ लिमिटेशन सूट की गिननी होगी, हमारे पास फैक्ट आता है कि जो डिफेंडेंट है वो एब्सेंट है फ्रॉम इंडिया या एब्सेंट है फ्रॉम टेरिटरी अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोनों में से कोई भी जगह से, या तो इंडिया से एब्सेंट हो या फिर ऐसा कोई भी एरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है या कंट्रोल में है, वहां से हो, एक्सक्लूड किया जाएगा, इस पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हो और मैं इंडिया के बाहर हूं, या फिर जब आप केस फाइल कर सकते हैं 2-4 दिन बाद मैं इंडिया के बाहर चला गया, तो जब तक मैं इंडिया के बाहर रहूंगा तब तक वो पीरियड नहीं गिना जाएगा। जैसे कि विजय माल्या ले लो, विजय माल्या बाहर गया होगा आज, वो फॉरेन एब्सकॉन्ड है, जब तक वो एब्सकॉन्ड चल रहा है तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं चलेगा। जब तक वो बाहर एब्सकॉन्ड है उसके वो जो पीरियड है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। जिस दिन वो यहां आता है, जो भी लोग उसके खिलाफ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं वो आएंगे, और कौन सा पीरियड जब तक वो बाहर है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। वो विजय माल्या नहीं बोल सकता आप 10 साल बाद कैसे आ रहे हो, कानून बोलेगा भैया इतने साल तक तुम खुद ही नहीं थे, जब तुम खुद ही एब्सेंट थे इंडिया से तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन चलेगा ही नहीं। ये 10 साल उनके लिए है ही नहीं, उनका समय बर्बाद हुआ ही नहीं है, वो तुम पे आज भी केस कर सकते हैं। तो ये है पॉइंट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सूट, सेक्शन 15(5) इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। कौन सा सबसेक्शन बोलता है ये भी ध्यान दे देना। देन सैंक्शन, परमिशन, नोटिस, सेक्शन 15(2) अपने सीपीसी में पढ़ते हैं, सेक्शन आपका 79 से 82, जो ये बोलता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हो तो आप पहले नोटिस दोगे सरकार को। अगर आप सरकार के खिलाफ केस फाइल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सरकार को नोटिस दोगे। कितने दिनों का दोगे? 90 दिनों का दोगे, ये करोगे वो करोगे, फलाना ढिमकाना, ये सब बातें हैं। तो ये जो बातें हैं ना कि भाई आप केस फाइल करने से पहले सैंक्शन लोगे, केस फाइल करने से पहले परमिशन लोगे, केस फाइल करने से पहले नोटिस दोगे, तो वो जितना भी समय है, नोटिस देने में जितना भी समय लग रहा है, सैंक्शन लेने में जितना भी समय लग रहा है, परमिशन लेने में, ये सब एक्सक्लूड किया जाएगा। तो ये है आपका 15(2), ये अप्लाई करता है सूट के केस में, जो सिंपल सी बात बोलता है कि भाई सूट के केस में जितना भी टाइम लगा सैंक्शन लेने में, परमिशन लेने में, या जितना भी टाइम लगा इन गिविंग नोटिस, कोई नोटिस देने की जरूरत थी, इन गिविंग नोटिस, वो एक्सक्लूड होगा, वो एक्सक्लूड होगा। सैंक्शन लेने में, परमिशन लेने में, या जितना भी टाइम लगा इन नोटिस, ये तीनों चीजें, ये एक्सक्लूड होगा। दिस इज 15(2). एंड देन फाइनली एक छोटा सा सेक्शन है जो 15(4) में है, जो लगता है आपका, ये भी सूट को ही लगता है। किस सूट को लगता है? सूट फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी परचेज्ड इन ऑक्शन,
प्रॉपर्टी की ऑक्शन हुई थी और इस बंदे ने खरीदी थी, इस बंदे ने खरीदी, तो ये केस फाइल करना चाहता है कि साहब मेरे को मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा दीजिए। वहां पर एक फैक्ट आता है कि इस ऑक्शन को या फिर सेल को सेट असाइड करने की प्रक्रिया चली थी। तो जब तक ये प्रक्रिया चली थी, जितना भी टाइम लगा था, ये समय को एक्सक्लूड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया चल रही है इसको प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती। मैं मान लीजिए आज एक ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदता हूं, वो प्रॉपर्टी किसी के नाम थी, बैंक वालों ने कुड़की की और प्रॉपर्टी को बेच दिया, मैंने खरीद ली। अब मैंने भले ही खरीद ली, पर वो जो बंदा है वो हाईकोर्ट चला जाता है, वो कहता साहब ये जो प्रॉपर्टी बेची गई है गलत बेची गई है, बैंक ऐसे नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मैं केस करना चाहता हूँ कि साहब मेरे को मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा दो, वो जो कर रहा है करने दो। कोर्ट क्या बोलेगा कि भैया उसका केस चल रहा है, वो हाईकोर्ट गया हुआ है, हाईकोर्ट से जो फैसला आता है फिर आपको आपकी प्रॉपर्टी दे देंगे। अब हाईकोर्ट से फैसला आने में साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 साल बाद फैसला आता है कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। अब मैं कोर्ट में जाता हूं, तो मैं जा सकता हूं, वहां पर वो बोल दे कि साहब ये तो 2 साल बाद आ रहा है, 2 साल बाद आ ही नहीं सकता, इसके पास तो समय था 6 महीने का, 1 साल का। तो कानून बोलेगा भैया इसकी गलती नहीं, तुमने प्रक्रिया चला रखी थी और क्योंकि वो प्रक्रिया पेंडिंग थी तब तक इसको हम इसका अधिकार नहीं दे सकते थे, इसलिए जब तक वो प्रक्रिया चल रही थी हम उस पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे। तो अब ध्यान दे देना, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला आ जाइए इंडेक्स से। इंडेक्स के अंदर लीगल प्रोसीडिंग वाली हेडिंग 12 में है, केसेस वाली हेडिंग 15 में है, हेडिंग ध्यान रख लेना। उसके बाद सब सेक्शन 12(1) क्या बोलता है, 12(2) क्या बोलता है, 12(3) क्या बोलता है, 12(4) क्या बोलता है, ठीक है। और उसके अलावा 12(2) कब लगता है, 12(3) कब लगता है, ये सब देख लेना। ये तो याद रखना ही है, 12(1) क्या है, 2 क्या है। हाँ एक और ये टाइम आफ्टर एप्लीकेशन ही एक्सक्लूड होगा। देन 13 में आ जाइए। 13 के अंदर वैसे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सेक्शन 13 में कि भाई सेक्शन 13 क्या बोलता है कि जो एप्लीकेशन डाल रखी थी, बस ये ध्यान रखना अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो क्या आप दोबारा केस फाइल कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 14 को लेकर ये याद रख लेना कि 14 इसकी इजेंशियल्स जो है कि सूट किस वजह से रिजेक्ट होना चाहिए। उसके बाद कौन सा सेक्शन सूट को लगता है, कौन सा सेक्शन एप्लीकेशन को लगता है, 14(1), 14(2), 14(1) की इजेंशियल्स क्या है और 14(2) की इजेंशियल्स क्या है, ये देख लेना। बाकी तो मोटा मोटी तो सेम है वैसे, ठीक है। हाँ एक और चीज, कोज ऑफ लाइक नेचर का मतलब क्या है, कोज ऑफ लाइक नेचर इसका मतलब क्या है। सेक्शन 14(3) ऑर्डर 23(2) का अपवाद है। सेक्शन 23 ऑर्डर 23(2) क्या बोलता है, ये ध्यान रख लेना। सर्टेन केसेस के अंदर ये इंडेक्स याद रख लेना, कौन सा इंजंक्शन का है, इसका है, इसका है, ठीक है। इंजंक्शन को लेकर कौन कौन सा पीरियड फोर्स निकाला जाएगा, 15(1) किसको लगता है, कौन सा पीरियड एक्सक्लूड होगा। सूट के केस में तो आप कर जाओगे एब्सेंट वाला रूल, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर जाओगे। ये है आपका एक्सक्लूजन का। एक्सक्लूजन में इतना ही है, बहुत इजी है, आराम से पढ़ना, टॉपिक को समझना। लिमिटेशन एक्ट को आप जितना इजी लेकर चलोगे, जितना प्रैक्टिकली आप बहुत ही बेसिक समझोगे, आपके लिए इजी रहेगा। अगर उसकी वर्ड टू वर्ड में जाओगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा लिमिटेशन एक्ट। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का फिर अपने करेंगे 16 से 21। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सेक्शन 14 ये बोलता है कि जो सूट है ना, जो सिविल केस फाइल किया हुआ था, वो रिजेक्ट होना चाहिए या तो डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन की वजह से या फिर कोज ऑफ लाइक नेचर, ठीक है। अब कोज ऑफ लाइक नेचर का यहां मतलब है कि ऐसी कोई भी वजह जो कैसी हो, जो इसके जैसी हो। अब इसके जैसी और क्या क्या वजह हो सकती है, कोई भी ऐसी और वजह जो जैसा डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन का जो नेचर है वैसा सा कुछ हो, तो कौन कौन सी हो सकती हैं।
ये कहना चाहता है। तो कॉज ऑफ लाइक नेचर का मतलब है डिफेक्ट इन ज्यूरिसडिक्शन के अलावा ऐसी कोई भी वजह जो इस पहले पॉइंट के जैसे से नेचर की हो, तो वो सिर्फ दो ही है, मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज, मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। यस, अब कोई भी डाउट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने क्लास खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी 2 बजे होगी, उसमें अपने पढ़ देंगे सेक्शन 16, 17 डीएम एपी, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक खत्म कर देंगे। फिर अपने कल आपका शेड्यूल 25, 27 और शेड्यूल वो खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।